हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैंने आपको कल भी बताया था, जल्दी ही आपकी स्कूलें जो हैं वो ऑफलाइन चालू होने वाली हैं। लगभग 18 जनवरी से आपकी जो ऑफलाइन क्लास है वो स्टार्ट हो जाएंगी। फिर हम फेस टू फेस इन टॉपिकों के ऊपर डिस्कस करेंगे और वहाँ पर जब हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो मैं और भी कुछ बातें जो इन टॉपिकों से रिलेटेड होती है, जो मैं ऑनलाइन क्लास में नहीं कर पाता हूँ, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि किस प्रकार हमें टॉपिक के लिए अप्रोच करनी चाहिए, किस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और किस प्रकार हमारे कॉन्सेप्ट का जो लेवल है वो सुपर होगा। वो सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब आपकी ली जाएगी ऑफलाइन क्लास। फिलहाल के लिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपसे कहा था कि इस वाले लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में। लेकिन एक बार आप थोड़ा पहले वाला टॉपिक याद कर लेना। मैंने आपको बताया था डे ब्रोगली के बारे में कि डे ब्रोगली ने क्या कहा था। डे ब्रोगली ने ये कहा था कि पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल के पास तो वेव नेचर होती ही होती है। इसके अलावा हर मैटर के पास भी कौन सी नेचर होती है? वेव नेचर। यानी हमारे अंदर भी वेव नेचर है, बस वो अलग बात है कि वो हमें दिखाई नहीं देती। और क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि हमारा मास ज़्यादा होता है और मास ज़्यादा हो जाने के कारण हमारी लैम्बडा कम हो जाती है और लैम्बडा कम हो जाने के कारण हमें हमारी वेव नेचर दिखाई नहीं देती। ये बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। फिर उसने डे ब्रोगली ने लैम्बडा निकालने का फॉर्मूला दिया हमें कि लैम्बडा बराबर होता है h/mv, या तुम कहते हो लैम्बडा इक्वल टू h/p, जिसे p का मतलब होता है मोमेंटम, या जिसे आप हिंदी में बोलते हो रेखीय संवेग। और हमने कहा कि जैसे जैसे रेखीय संवेग बढ़ेगा वैसे वैसे लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि लैम्बडा 1/λ2 इक्वल होता है p2/p1। ये थोड़ी बातें थी वो मैंने आपके साथ बताई थी और डिस्कस भी की थी। इसके अलावा फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। और वो एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता था कि अगर आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल हो या आपके पास इलेक्ट्रॉन हो या कोई सा भी पार्टिकल हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, न्यूट्रॉन ले लो, अल्फा पार्टिकल, जो भी आप लेना चाहो, उनके आप निकाल सकते हो लैम्बडा। वो कैसे निकालते हैं वो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे डे ब्रोगली के बारे में, जिसमें मैं बात कर रहा था कि डे ब्रोगली ने कोणीय संवेग की थी व्याख्या। किसकी व्याख्या की थी? डे ब्रोगली ने की थी कोणीय संवेग की व्याख्या। किस प्रकार करी उसने? मैंने आपसे कहा था कि बोहर ने तो ये कहा था कि जो अपने पास एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। यानी चाहे इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, चाहे किसी भी ऑर्बिट में हो, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है उसका जो पाथ होता है, यानी उसका जो रास्ता होता है, वो रास्ता होता है सर्कुलर। ये बात तो किसने की? बोहर ने। लेकिन डे ब्रोगली ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसका जो पाथ होता है वो पाथ सर्कुलर होता है। लेकिन जब आप ऑर्बिट को बढ़ाओगे, जब आप ऑर्बिट कर दोगे 2, 3, 4, 5, तो उसका जो पाथ हो जाता है वो पाथ कुछ वेव टाइप का हो जाता है। कैसे हो जाता है? वेव टाइप का। बताया था मैंने आपको। यानी जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो चाहे बोहर के अनुसार हो चाहे डे ब्रोगली के अनुसार हो, उसका जो पाथ होता है वो पाथ सर्कुलर होता है। लेकिन अगर आपने ऑर्बिट की संख्या को बढ़ा दिया तो अकॉर्डिंग टू बोहर पाथ तो सर्कुलर होगा, लेकिन मैं बात करूं डे ब्रोगली के अनुसार पाथ हो जाएगा वेव के प्रकार। किस प्रकार हो जाएगा? वेव। और मैंने कहा था जितनी उसके अंदर वेव बनती है उसमें उतने ही ऑर्बिट होते हैं। यानी मैंने कहा था नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर हमारे पास हो गया था नंबर ऑफ वेव। ये बातें मैंने आपसे कही थी। और मैंने आपसे एक बात और कही थी, एग्जाम में आपको डायग्राम देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी अगर आपको वेव दी जाए, जितनी भी आपको वेव दे उसे आप ऑर्बिट मान लेना और आप चाहो जो निकाल लेना, चाहे आप बोहर का यूज लो चाहे डे ब्रोगली का यूज लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई। इसके अलावा फिर उसने ये बताया कि जैसे अगर मान लो आपके पास कोई ऑर्बिट है, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको ताकि बातें आपको समझ में आ जाए। आपके पास ये ऑर्बिट, अपने पास एटम है, इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और ये अलग इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो जितनी इसके पास वेव होंगी, जितनी इसके पास वेव होंगी वो कहलाएंगे, इसके अंदर क्या कहलाएंगे? ऑर्बिट। यानी कितनी है? 1, 2, 3, 4 है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी? मेरे पास 4 होगी। ये थी। फिर हमने कहा ये जो अपने पास डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस को बोला था हमने लैम्बडा। क्या बोला था हमने? लैम्बडा। लैम्बडा क्या बोला था कि दो क्रस्ट यानी दो सुरंग और दो कर्तों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? लैम्बडा कहलाती है। अगर मान लो इसके पास एन वेव है तो होंगे मेरे पास एन लैम्बडा। और ये कैसा है? सर्कुलर। तो मैं कहूंगा इसकी परिधि का मान कितना होगा? 2πr इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? एन लैम्बडा। और हमें पता था लैम्बडा बराबर क्या होता है हमारे पास? h/mv। ये बात तो हमें बताई थी ना डे ब्रोगली ने। तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास? NH/mv। या आप कहोगे 2πr बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? इसको ले जाओ आप इधर, इस mv को आप इधर ले जाओ और 2π को आप नीचे ले आओ, तो मैं कहूंगा mvr इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास NH/2π। NH/2π। इस प्रकार आपने कोणीय संवेग की व्याख्या की थी। ये बातें
इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई हो। ये बात तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में की थी। एक मिनट में थोड़ा मार्कर इंक डाल लेता हूँ, फिर हम बात करते हैं आगे। ये बात तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ भी गई होंगी, क्योंकि ऐसी कोई खास बात इसमें थी नहीं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, और वो सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है सिद्धांत, अभी बताता हूँ मैं आपको। एक मिनट मार्कर में डालूँ थोड़ी सी मैं, फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अनिश्चितता का सिद्धांत होता क्या है। देखो भाई कि जो हमारे पास अनिश्चितता का सिद्धांत है वो सिद्धांत है क्या। देखो किसके बारे में बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहली बात सुनो भाई, ये अपने पास टॉपिक था। आज का टॉपिक क्या है हमारे पास, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। पहली बात तो ये जो सिद्धांत जिस वैज्ञानिक ने दिया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, हाइजेनबर्ग। क्या नाम था उसका, हाइजेनबर्ग। तो पहली बात तो क्या है, इसके जो खोज करता है, या मैं खोज करता है तो क्या कहूं मैं, इसकी जो मैं कहूंगा जिसको देने वाला जो साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट कौन था अपने पास, हाइजेनबर्ग। यानी किसने दिया था ये सिद्धांत, ये सिद्धांत हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया। पहला पॉइंट तो क्या होगा, अगर आप पॉइंट बनाना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ये जो सिद्धांत है, यानी यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया। किसने दिया था ये सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था भाई हाइजेनबर्ग ने। किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम था, उसने सिद्धांत दिया था, इसलिए सिद्धांत का नाम रख दिया हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, अनिश्चितता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अनसर्टेनिटी। भाई हाइजेनबर्ग ने जो बात कही, मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं आपको एक बढ़िया से एग्जांपल के द्वारा इस सिद्धांत को समझाऊंगा। आप उसकी समस्या टेंशन ना लो कि इसका सिद्धांत क्या है, वो बात तो बात की है, पहले आप सुनो मेरी बात को ध्यान से। पहली बात तो ये, इस सिद्धांत को देने वाला साइंटिस्ट कौन था, हाइजेनबर्ग, तो रख दिया नाम हाइजेनबर्ग। दूसरी बात क्या है, ये जो सिद्धांत है वो किसके ऊपर काम करता है, अनिश्चितता के ऊपर। यानी ये जो सिद्धांत दिया गया था हाइजेनबर्ग ने, वो सिद्धांत पूरा का पूरा अनिश्चितता के ऊपर काम करता है, अनियमितता के ऊपर काम करता है, इसलिए सिद्धांत का नाम रख दिया हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। पता लग गया आपको, पहला देने वाला कौन था, हाइजेनबर्ग था, और वो किसके ऊपर काम करता है, अनिश्चितता की बात कर लूं या मैं बात कर लूं अनियमितता की बात करता है, इसलिए सिद्धांत को बोल दिया अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या बोल दिया इसे, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या था देखो, फिर समझाऊंगा मैं कि सिद्धांत होता क्या है। पहले परिभाषा बताता हूं आपको कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था क्या। कहता है इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, देख लेना भैया, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति, जिस चाय को मैं अंडरलाइन मार रहा हूं उस चीज को ध्यान देखना, आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति, स्थिति को बोलते हैं इंग्लिश में पोजीशन। क्या बोलते हैं, पोजीशन। किसी भी कण की स्थिति तथा संवेग, संवेग जानते हो ना, जिसे बोलते हैं अपन लीनियर मोमेंटम। लीनियर या संवेग कौन सा, रेखीय संवेग है, इसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ, मेरी बात सुनना ध्यान से, एक साथ मापन नहीं किया जाता, मापन संभव नहीं है। ये स्टेटमेंट है इसका स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, बताऊंगा मैं क्या क्या कहना चाहता है, वो तो बात की है। पहली बात तो ये जो सिद्धांत है किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने, बात समझ में आई आपको। दूसरी बात ये जो सिद्धांत है किसके ऊपर काम करता है, अनिश्चितता के ऊपर, या मैं कहूंगा अनियमितता के ऊपर काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत ये कहता है अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, एनी पार्टिकल, ये मैटर की बात करता है एक तरीके से। ये कहता है अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल है तो उसकी स्थिति और उसके संवेग, यानी उसकी पोजीशन
और उसका संवेग, संवेग भी कौन सा है यहाँ पर संवेग है लीनियर, ये मैं कहूंगा यहाँ पर संवेग जो है वो अपने पास है रेखीय संवेग। कौन सा संवेग है? रेखीय संवेग। कौन सा संवेग है भाई? रेखीय संवेग। कहता है किसी भी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ एक समय पर मापन संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप पोजीशन को देखोगे, मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है? ये कहता है एक किसी भी कण की एक साथ स्थिति और संवेग का मापन नहीं कर सकते आप। अगर आप स्थिति का मापन करोगे तो संवेग में अनियमितता आ जाएगी, और अगर आप संवेग का मापन करोगे तो स्थिति में अनियमितता आ जाएगी। कैसे आएगी वो बाद में आपको बताने वाला हूं, उसकी आप समझ टेंशन छोड़ दो, पहले सुनो बात को। क्या कह रहा है ये कह रहा है किसी भी कण की स्थिति यानी उसकी पोजीशन, उसका संवेग यानी जो रेखीय संवेग है उसका एक साथ एक समय पर मापन नहीं कर सकते। अगर आप स्थिति को सही तरीके देखोगे तो संवेग में अपने पास क्या आएगी? त्रुटि आएगी, मैं कहूंगा एरर आएगी। अगर स्थिति को देखोगे तो, अगर आप संवेग को देखोगे तो आपके पास स्थिति में क्या आ जाएगी? त्रुटि आ जाएगी, मैं कहूंगा एरर आ जाएगी। यानी दोनों को एक साथ एक टाइम पर तुम नहीं देख सकते। अगर आप पोजीशन को देखोगे तो ये चेंज हो जाएगा, अगर आप इसको देखोगे तो ये चेंज हो जाएगा। और ये सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने, इसलिए इसे बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनियमितता। कोई फिक्स थोड़ी है भाई, ये अनियमितता आएगी नहीं आई कि इसको देखते हैं तो ये चेंज हो जाता है, इसको देखते हैं तो ये चेंज हो जाता है। इसे बोलते हैं अनियमितता, मैं कहूंगा हिंदी बोलते हैं इसे अनिश्चितता। इसलिए सिद्धांत का नाम क्या रख दिया? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। बात समझ आई आपको? पहला पॉइंट क्लियर है आपको? पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि किसी भी कण की स्थिति उस संवेग को आप एक साथ नहीं नाप सकते। अगर आप स्थिति को देखोगे तो संवेग में अनियमितता आ जाएगी, और अगर आप संवेग को देखोगे तो आपके पास स्थिति में क्या आ जाएगी? अनियमितता। और इसके लिए उसने इक्वेशन दी, इसके लिए उसने एक समीकरण दिया। और समीकरण देखो क्या था? वो समीकरण ये था भाई, डेल्टा एक्स क्या है बताऊंगा अभी मैं। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये इक्वेशन दिया। ये कहलाता है हाइजेनबर्ग समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं हाइजेनबर्ग समीकरण। देखो क्या कहा उसने, डेल्टा एस क्या है? यहां पर मैं कहूंगा डेल्टा एस जो है वह स्थिति में अनियमितता। किसमें है? स्थिति में अनियमितता। अपने पास जो डेल्टा पी है वह अपने पास संवेग में अनियमितता। किसमें अनियमितता? संवेग में अनियमितता। मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्या कहना चाहता है अभी बताऊंगा आपको मैं। ये तो उसका स्टेटमेंट हो गया, बताऊंगा मैं क्या कहना चाहता है, ये फॉर्मूला क्या है, क्या समझाना चाहता मैं, सब बातें आपके साथ की जाएंगी। पहली बात तो आप समझो, देने वाला कौन था? जिसको हाइजेनबर्ग था। क्या कह रहा है? अगर आपके पास कोई कण है तो उसकी अगर आप स्थिति देखोगे तो उसका संवेग चेंज हो जाएगा, और अगर आप संवेग देखोगे तो उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। यानी दोनों का आप एक साथ एक समय पर मापन नहीं कर सकते। और उसे लिखा है उसने मैथमेटिकल रूप से, और इक्वेशन क्या थी? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये अपने पास थी हाइजेनबर्ग इक्वेशन। क्या थी? ये आपके पास है हाइजेनबर्ग समीकरण। आपकी एनसीईआरटी ने केवल और केवल इतना सा लिखा। अगर मैं आपकी बुक की बात करूं तो आपकी एनसीईआरटी ने केवल और केवल इतना सा लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ मापन संभव नहीं है, जिसको दिखाया जाता है डेल्टा एक्स इन डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बस काम खत्म। अब सुनो बात कहना क्या चाहता है। वो ये कहना चाहता है, मैं बताऊंगा आपको ये लगता कैसे। जैसे मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, ये मैं समझाऊंगा ना आपको कि स्थिति और संवेग का एक साथ मापन किस प्रकार नहीं कर सकते आप। जैसे मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं और मान लो मैंने मेरे सामने दो स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, एक को मैंने खड़ा कर दिया यहां पर और एक को खड़ा कर दिया मैंने यहां पर। कोई भी दो स्टूडेंट मान लो, आप ए बी कोई मान लो, मैं बीच में खड़ा हूं। देखो मैं यहां पर खड़ा हूं, एक स्टूडेंट खड़ा कर दिया मैंने यहां पर और एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया मैंने यहां पर, और यहां पर मैं खड़ा हूं। ठीक है जी, यहां पर तो मैं खड़ा हूं, एक को खड़ा कर दिया मैंने यहां पर, एक को खड़ा कर दिया मैंने यहां पर। मान लो उसका नाम ए है, इसका नाम अपने पास बी है, कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी इच्छा है जो। ठीक है, मैं यहां पर खड़ा हूं, एक स्टूडेंट खड़ा कर दिया मैंने यहां पर, एक स्टूडेंट खड़ा कर दिया मैंने यहां पर। इसका नाम ए था, इसका नाम क्या था? बी। अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि ए के बारे में बताओ कि ए क्या कर रहा है। मुझसे कोई पूछ रहा है कि ए के बारे में बताओ कि ए क्या कर रहा है, तो मैं किधर देखूंगा भाई? मैं ए की तरफ देखूंगा। भाई ए क्या कर रहा है तो मुझे ए की तरफ देखना होगा। तो बताओ जब मैं ए की तरफ देखूंगा तो मैं बी के बारे में कुछ कह सकता हूं क्या? नहीं कह सकता भाई। जब मैं ए की तरफ देखूंगा तो मैं बी के बारे में कुछ कह सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकता। बी क्या कर रहा है, हंस रहा है, क्या कर रहा है, जो भी है, मैं बी के बारे में कुछ बात कर सकता हूं क्या? भाई जब मैं ए की तरफ देखूंगा तो मैं तो ए के बारे में बता पाऊंगा। मैं इधर देखूंगा कि मुझे पूछ रहा है कि ए क्या कर रहा है, और जब मुझसे कोई कहेगा कि बताओ बी क्या कर रहा है, मैं किधर देखूंगा? बी की तरफ देखूंगा। मुझे थोड़ी पता लगेगा ए क्या कर रहा है, मैं किसके बारे में बताऊंगा? बी के बारे में। इसका मतलब हुआ कि जब मैंने ए को देखा, जब मैं ए के बारे में बता रहा था तो मैं बी के बारे में नहीं बता पाया, और जब मैं बी के बारे में बता रहा था तो मैं ए के बारे में नहीं बता पाया। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का बताओ क्या एक साथ एक समय पर मापन कर सकता हूं क्या? असंभव है कि नहीं? यह बात अलग है कि दूरी बढ़ा दोगे आप। यह बात अलग है कि अगर मान लो दोनों स्टूडेंट को मैं मेरे सामने खड़ा कर दूं तो मैं बता सकता हूं, वो तो दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो डेल्टा एक्स पर डिपेंड करेगा ना भाई वो। लेकिन आप सोचो अगर मैं इस विद्यार्थी को यहां खड़ा कर दूं
और इस विद्यार्थी को यहां खड़ा कर दूं और मैं कुछ पूछ रहा है, बताओ ए के बारे में ए क्या कर रहा है, तो मुझे उसकी तरफ देखना होगा। तो मैं क्या बी के बारे में बता सकता हूं क्या? नहीं बता सकता। और अगर मुझसे कोई पूछ रहा है बी क्या कर रहा है, तो मैं बी की तरफ देखूंगा, बताओ क्या मैं ए के बारे में बता सकता हूं क्या? नहीं बता सकता। इसका मतलब क्या हुआ, एक समय पर एक ही स्थिति का मापन कर सकते हो आप, एक साथ दो स्थितियों का मापन क्या हो जाता है, असंभव। ये बात किसने कही? ये बात कही हाइजेनबर्ग ने। और ये सिद्धांत क्या कहलाया? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। बात समझ आई आपको? क्लियर बात है? एग्जाम में बात समझ आ गई आपको कि हाइजेनबर्ग क्या कहना चाहता था? हाइजेनबर्ग ये कहना चाहता था आप एक समय पर दो स्थितियों का एक साथ मापन नहीं कर सकते। अगर आप एक को देखोगे तो दूसरे में त्रुटि आ जाएगी, और दूसरे को देखोगे तो पहले में त्रुटि आ जाएगी। अब हमें कोई विद्यार्थियों से मतलब नहीं है, हमें तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सीखना है कि इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या हो गया भाई, कि इलेक्ट्रॉन या सबएटॉमिक पार्टिकल में ऐसा क्या हो गया कि हाइजेनबर्ग ने ये बात कही। सुनो होता क्या है, ये बात आपको समझ आ गई? क्लियर है? वापस समझ लेना। अगर मैं बीच में खड़ा हूं, एक विद्यार्थी यहां खड़ा है, एक विद्यार्थी यहां खड़ा है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो जब मैं ए के बारे में बताऊंगा तो मैं क्या बी के बारे में बता सकता हूं क्या? नहीं बता सकता। और जब मैं बी के बारे में बताऊंगा तो मैं ए के बारे में नहीं बता सकता। यानी एक टाइम पर या तो मैं ए को बता सकता हूं या मैं बी को बता सकता हूं सही तरीके से। सही तरीके से या तो मैं ए को बता सकता हूं या किसको बता सकता हूं, बी को। अगर इसको बताऊंगा तो उसमें त्रुटि आ जाएगी, इसको बताऊंगा इसमें त्रुटि आ जाएगी। यानी मैं कहूंगा पूरी प्योरिटी से तो मैं किसी एक टाइम पर एक को ही बता सकता हूं, दो को एक साथ नहीं बता सकता। यही बात किसने कही? हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि अगर तुम स्थिति को, सुनो ध्यान से, उसने क्या कहा, जब तुम पोजीशन की दिखा रहे हैं डेल्टा एक्स, किसे दिखा रहे हैं? डेल्टा एक्स। इसको किसे दिखा रहे हैं? संवेग को दिखा रहे हैं डेल्टा पी। वो कहता है जब आप पोजीशन को सही तरीके देखोगे, यानी जब पोजीशन की टेंडेंसी कितनी रहेगी? जीरो। आप ये मान के चलो कि जब आप स्थिति को बिल्कुल जीरो मान रहे हो कि हम तो सर स्थिति को बिल्कुल करेक्टली देख रहे हैं, बट डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स हमारे पास स्थिति में अनियमितता। किसमें अनियमितता है? स्थिति में अनियमितता। अब मैं मान के चल रहा हूं अगर स्थिति में अनियमितता बिल्कुल जीरो है, यानी प्योर एंड प्योर है स्थिति, तो बताओ जब इसकी स्थिति नहीं होता जीरो होगी, बताओ इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा? यानी इसमें त्रुटि आएगी इनफाइनाइट। कैसे आएगी? अनंत। कैसे आएगी? बताऊंगा फॉर्मूले से। बताऊंगा आपको कि जब आप केवल और केवल पोजीशन को देखोगे तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, यानी मोमेंटम इतनी आएगी आप सोच नहीं सकते। और जब आप केवल और केवल मोमेंटम को देखोगे, इसे मोमेंटम तो बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं रेखीय संवेग। जब आप केवल और केवल रेखीय संवेग को देखोगे तो स्थिति में इतनी अनियमितता आ जाएगी आप सोच नहीं सकते। यानी आप या तो स्थिति को देख लो या संवेग को देख लो, दोनों को एक साथ आप नहीं देख सकते एक समय पर। अलग समय पर देख सकते हो, एक समय पर इन दोनों का एक साथ मापन संभव नहीं है। प्योरिटी से, यथार्थता से इन दोनों का एक साथ एक समय पर मापन क्या नहीं है? संभव नहीं, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। ये बात किसने कही? हाइजेनबर्ग। क्लियर? कैसे? देखो जी, अपने पास मान लो ये अपने पास एटम है, ठीक है। इस एटम में यहां पर क्या अपने पास न्यूक्लियस है, और मान लो इसके पास ऑर्बिट है। देखो ध्यान से, होता कैसे है? ऐसे कैसे पता लगा भाई? ऐसे कैसे होता है? देखो ये आपके पास एटम है, इसका न्यूक्लियस हो गया, इसका पहला ऑर्बिट है, दूसरा, तीसरा जो भी है देख लीजिए आप। यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब आप क्या करते हो? आप इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हो। भाई स्थिति है ना, स्थिति मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कहां बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन हमको तो दिखेगा नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन हमें तो दिखेगा नहीं ना। इलेक्ट्रॉन किसे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो आप सोचो अगर आपने यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगाया, आपने क्या लगाया यहाँ पर? माइक्रोस्कोप। किसको देखने के लिए? आपने इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए यहाँ पे लगाया माइक्रोस्कोप। क्या लगाया? माइक्रोस्कोप। अब आप जानते हो जब आप माइक्रोस्कोप लगाओगे, जब आप इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए माइक्रोस्कोप, आप क्या करना चाहते हो? आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति को, यानी मैं कहूंगा आप इस इलेक्ट्रॉन की देखना चाहते हो तो स्थिति, किसकी पोजीशन क्या है, और आप देखना चाहते हो इसका मोमेंटम, किसकी स्पीड क्या है, ये देखना चाहते हो आप। अब आप क्या करोगे? आप लगाओगे माइक्रोस्कोप। क्या लगाओगे? माइक्रोस्कोप। तो बताओ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल है कि नहीं है? तो मैं कहूंगा आपके पास जो माइक्रोस्कोपी जो रे आएगी, जो यहां से जो किरण आएगी, वेव जो आएगी, उसकी बताओ लैम्बडा कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल छोटी होगी लैम्बडा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन भी तो बिल्कुल छोटा है। तो आपके पास जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो रे आएगी, जो किरण आएगी, जो तरंग आएगी, बताओ उसकी लैम्बडा छोटी होगी कि नहीं होगी? छोटी होगी। इसको देखने के लिए जो लैम्बडा आएगी वो लैम्बडा होगी वेरी स्मॉल। क्या होगी? वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होगी वो। क्या होगी? बहुत छोटी, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। तो आप जब इसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसके अंदर जो लैम्बडा आ रही है बताओ वेरी स्मॉल होगी कि नहीं होगी? और आप जानते हो, हम जानते हैं कि लैम्बडा, हम क्या जानते हैं? ई बराबर होता है एच सी बाई लैम्बडा। होता ही नहीं होता? ई बराबर क्या होता है हमारे पास? ई बराबर होता है एच सी बाई लैम्बडा। क्या होता है? एच सी बाई लैम्बडा। तो सोचो अगर इसकी लैम्बडा बिल्कुल कम होगी, अगर लैम्बडा बिल्कुल स्मॉल है, बताओ एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? वापस सुना मेरी बात को। आपके पास एक एटम है, इस एटम में न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। आप इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को और इस इलेक्ट्रॉन का संवेग देखना चाहते हो। संवेग क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड। और ये क्या अपने पास? पोजीशन है, डेल्टा एक्स। ठीक है। अब सोचो आप, जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, बताओ इलेक्ट्रॉन छोटा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन छोटा है,
तो देखने के लिए आपके पास जो तरंग आएगी उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, छोटी होगी। और इसकी अगर लैम्बडा छोटी हो गई तो बताओ इसकी एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। अब सोचो जैसे तुमने इसको देखा तो मान लो पहले इसकी स्पीड कुछ और थी। मान लो पहले ये चल रहा था x मीटर पर सेकंड से, क्या चल रहा था, x मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा था पहले, जब आपने इसको देखा नहीं। लेकिन जैसे अगर आपने इसको देखा तो बताओ यहां से कम ले, मैं कहूंगा यहां पर जो लैम्बडा बताओ वेरी स्मॉल है कि नहीं, मैं कहूंगा वेरी स्मॉल लैम्बडा जो है बताओ इसे टकराएगी नहीं टकराएगी। और जब ये टकराएगी बताओ इस लैम्बडा, ये मैं कहूंगा इस तरंग की बताओ एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। और जैसे इसकी एनर्जी ज्यादा होगी बताओ ये टकराएगी इससे, बताओ इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से आ जाएगा नहीं जाएगा, चला जाएगा। यानी आपने उसको देख तो लिया, लेकिन बताओ उसका मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। पहले मान लो कुछ चल रहा था, जैसे तुमने उसको देखा वो तुरंत जंप करके आगे चला जाएगा। क्या तुम उसका मोमेंटम चेक कर पाओगे क्या कि वो पहले किस स्पीड से चल रहा था, बताओ। तुमने जब इसकी स्थिति को देखा तो यहां से लैम्बडा टकराएगी, और लैम्बडा टकराएगी तो बताओ उसकी एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। और जैसे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तुरंत जंप करके कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो मैं कहूंगा अगर तुमने उसकी स्थिति को देखा बताओ उसका मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि जब तुम स्थिति को देखते हो तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज। यानी आप केवल स्थिति को देख पाओगे, उसका मोमेंटम तरीके से देख नहीं पाओगे, ये नहीं पता लगाओगे कि उसका पहले मोमेंटम कितना था। क्योंकि जैसे तुमने उसको देखा तो लैम्बडा उससे टकराएगी, लैम्बडा का है कम और लैम्बडा कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी बताओ वो जंप करके आगे जाएगा नहीं जाएगा। इसका टाइम बहुत स्पीड से होगा, आप देखोगे उससे पहले तो जंप करके यहां चला जाएगा। बताओ बात सही है कि नहीं। तो मैं कहूंगा जब आप इसकी स्थिति को देखोगे बताओ क्या मोमेंटम का पता लगा पाओगे क्या। तो यही तो बात हाइजेनबर्ग करता है। हाइजेनबर्ग यही तो कहता है हमसे कि जब भी आप किसी पार्टिकल की स्थिति को देखते हो या संवेग को देखते हो तो दोनों को एक साथ एक समय पर देख पाना क्या हो जाता है, असंभव। अगर आप स्थिति को सही तरीके से देखोगे तो संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी, और अगर आप संवेग को देखोगे तो स्थिति में आ जाएगी। यानी अगर आप स्थिति को सही तरह से नाप रहे हो, यानी तुम कह रहे हो स्थिति बिल्कुल प्योर एंड प्योर जीरो रहे, यानी स्थिति में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, तो मैं कहूंगा बताओ संवेग में त्रुटि सब ज्यादा आएगी नहीं आएगी, आएगी। और तुम देखोगे संवेग में त्रुटि बिल्कुल ना हो, बताओ स्थिति में त्रुटि आएगी नहीं आएगी। ये तो कहता है, ये कौन कहता है, ये कहता है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ये तो कहता है हमसे कि तुम एक साथ एक समय पर कण की स्थिति और संवेग का एक साथ मापन नहीं कर सकते। ये बात कहता है। बात समझ आ गई आपको मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ आ गई आपको। हाइजेनबर्ग क्या कहता है हमसे, हाइजेनबर्ग ये तो कहता है कि आप एक साथ एक समय पर कण की स्थिति और संवेग का एक साथ मापन नहीं कर सकते हो। अगर आप इसका मापन करोगे बिना त्रुटि से तो इसमें त्रुटि बढ़ जाएगी, और इसका मापन करोगे तो इसमें त्रुटि बढ़ जाएगी। यानी दोनों को आप एक साथ एक समय पर नहीं माप सकते। और इसके लिए उसने एक इक्वेशन दी जिसे बोलते हैं हाइजेनबर्ग इक्वेशन या हाइजेनबर्ग समीकरण। इसे क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग समीकरण। बात समझ आ रही। यहां पर डेल्टा एस क्या है, स्थिति में अनियमितता, और यहां पर डेल्टा पी क्या है, संवेग में अनियमितता। किसमें अनियमितता है, संवेग में अनियमितता। क्लियर है। कैसे है सर ये, देखो भाई बात यहां तक बात क्लियर है। तो पहली बात क्या है, पहली बात तो ये जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, हाइजेनबर्ग के द्वारा। ये सिद्धांत किसके ऊपर आधारित था, अनिश्चितता या मैं कहूंगा अनियमितता के ऊपर आधारित था। इसलिए नाम क्या रख दिया इसका, हाइजेनबर्ग अनियमितता अनिश्चितता सिद्धांत। क्या कहता है कि एक साथ एक समय पर स्थिति और संवेग का एक साथ मापन क्या है, असंभव है। जिस लिखा है इक्वेशन से, उस इक्वेशन का है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसे बोलते हैं हाइजेनबर्ग समीकरण या हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है जी। अब होता क्या है देखो, और कैसे होता है मैंने बता दिया आपको एग्जांपल के तौर पर। एक जनरल एग्जांपल भी ले लिया और एक केमिस्ट्री वाला एग्जांपल भी ले लिया। जो हाइजेनबर्ग ने कहा था वो सब मैंने आपको बातें समझा दी। ठीक है। अब देखो होता क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, यही है। अब सुनो, अगर तुम सोचो डेल्टा एक्स क्या था, यहां पर डेल्टा एक्स क्या था, यहां पर डेल्टा एक्स था अपने पास स्थिति में अनियमितता। क्या था हमारे पास, यहां पर डेल्टा एक्स हमारे पास था स्थिति में अनियमितता, स्थिति में अनियमितता। ठीक है जी। डेल्टा पी क्या था, संवेग में अनियमितता, संवेग में अनियमितता। ठीक है जी। ठीक है। अब सोचो, अगर मैं डेल्टा एक्स को सही तरीके से नाप रहा हूं, अगर मुझे स्थिति में अनियमितता बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं तो ये चाहता हूं कि स्थिति जो है बिल्कुल करेक्ट आए। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी लेके चलूं मैं, जीरो। कितनी लेके चलूं, जीरो। तो देखो डेल्टा पी कितना आएगा फिर, मैंने ये तो कहा था डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में अनियमितता। जब स्थिति में अनियमितता बिल्कुल जीरो है, यानी स्थिति प्योर एंड प्योर शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं। तो लगाओ फॉर्मूले, बताओ डेल्टा पी किसके बराबर होगा, डेल्टा पी बराबर हो जाएगा हमारे पास h अपॉन 4 पाई।
बताओ डेल्टा एक्स बटे में जाएगा नहीं जाएगा, चल जाएगा डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0, रखो वैल्यू यहाँ पर, तो h अपॉन 4 पाई यहाँ कितना रखोगे 0, और जब 0 से इसको भाग दोगे बताओ इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा, यानी डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। देख लो ना आप कि जब स्थिति में अनियमितता 0 थी, जब स्थिति में अनियमितता 0 थी तो बताओ संवेग में कितनी त्रुटि आ गई इनफाइनाइट, अनंत। यानी जब आप स्थिति को प्योर एंड प्योर नापोगे तो आपके पास संवेग में अनियमितता कितनी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। यानी जब आप केवल स्थिति को सही तरीके से देखोगे तो आपके पास जो संवेग आ रहा है उसमें जो अनियमितता है कितनी होगी, अनंत होगी, यानी उसको तो आप मेजर ही नहीं कर पाओगे, इतनी त्रुटि आ जाएगी उसके अंदर। कब, जब आपके पास स्थिति क्या है, प्योर एंड प्योर है। और ऐसा हो जाए कि अगर आप केवल क्या देखना चाहते हो कि हमारे पास त्रुटि किसमें ना हो, मोमेंटम में, तो मैं कहूंगा रखो फॉर्मूला है, तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बराबर हो जाएगा h अपॉन 4 पाई बटे में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स, वो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा पास h अपॉन 4 पाई बटे में क्या आ जाएगा डेल्टा पी। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है अपने पास, रखो वैल्यू, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा पास, बताओ इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होती है तो डेल्टा पी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, और जब डेल्टा पी की वैल्यू 0 होती है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब आप किसी एक की मतलब आप जब स्थिति को सही तरीके से देखते हो तो संवेग में अनियमितता आ जाती है, और जब आप संवेग को सही तरीके से देखते हो तो स्थिति में अनियमितता आ जाती है। यानी दोनों का एक साथ एक समय पर मापन क्या होता है, असंभव होता है। ये तो बात किसने कही, यही बात कही थी हाइजेनबर्ग ने, जिसे बोलते हो आप हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या बोलते हो उसे आप, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। बात समझ आ रही है आप, बात क्लियर है, देख लीजिए आप, पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, हाइजेनबर्ग क्या कहना चाहता है आपसे, क्लियर क्लियर हो गई, क्या कहना चाहता है, क्लियर है, बात समझ आ रही है आपको कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या था। अभी तो काफी चीजें हैं इसके अंदर, अभी तक इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, मैं तो अभी तुमको बेसिक बता रहा हूं, ये तो आपके एनसीईआरटी की लाइन की बात कर रहा हूं मैं तो अभी तक तो मैंने एनसीईआरटी की लाइन को छेड़ा है, अभी तो और जो इंपॉर्टेंट बातें इस टॉपिक के ऊपर है वो सब बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल तो आप इसको देख लो कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है और इस टॉपिक का मतलब है क्या, वो समझाया मैंने आपको। क्लियर बात है। पहली बात तो क्या है, ये जो सिद्धांत था किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था। किसके ऊपर आधारित था, अनियमितता के ऊपर आधारित था। क्या कहता है वो, ये कहता है कि आप एक साथ एक समय पर स्थिति और संवेग का मापन नहीं कर सकते। यानी अगर आप स्थिति को सही तरीके से देखोगे तो संवेग में अनियमितता आ जाएगी, संवेग को सही तरीके से देखोगे तो स्थिति में अनियमितता आ जाएगी। मुझे जिसे दिखाया उससे एक इक्वेशन से, इक्वेशन क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, जिसे आप बोलते हो हाइजेनबर्ग समीकरण। ठीक है, अभी तो और बढ़ाऊंगा इससे और इक्वेशन बनाऊंगा कि हाइजेनबर्ग की और कौन कौन सी समीकरण बन सकती है, इस फॉर्मूले से बताया जाएगा, आप टेंशन ना लो आप। ठीक है, फिर मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे आप, अगर आपके पास कोई एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसको देखोगे माइक्रोस्कोप से तो आपके पास लैम्डा कम होगी, लैम्डा कम होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो जैसे आप उसको देखोगे तो एनर्जी से टकराएगी और जम करके कहां चला जाएगा आगे। यानी जब आप स्थिति देखोगे, जब आप उसकी स्थिति मेजर करने लगोगे बताओ उसका मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा, धक्का मारेगा ना भाई इसको, जब धक्का लगेगा तो बताओ उसका मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आप स्थिति देखे, मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम देखोगे स्थिति चेंज हो जाएगी, ये तो होगा। यानी आप दोनों को एक साथ एक समय मेजर नहीं कर सकते। ये देखो, अगर आपने डेल्टा एस को बिल्कुल 0 कर दिया तो डेल्टा पी इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर आपने डेल्टा पी को 0 कर दिया तो डेल्टा एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा। ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या है, ये स्थिति में अनियमितता है, ये अपने पास संवेग में अनियमितता है। अगर बिल्कुल अनियमितता 0 चलते हैं तो दूसरा क्या हो जाता है, अनंत हो, यानी दूसरे के अंदर त्रुटि जो है वो अनंत हो जाती है। त्रुटि तो है, अनियमितता तो है कि जब इसकी अनियमितता 0 होगी, यानी ये केवल प्योर होगा, तो बताओ इसमें अनियमितता कितनी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। तो ये बात किसने कही, ये बात कही किसने, हाइजेनबर्ग ने। क्लियर है, ये बात किसने कही, हाइजेनबर्ग ने। अब यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मिनिमम कितना होगा। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। देखो जी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, अगर इनके बीच में मैं ग्राफ बनाऊं, इसके बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, अगर इनके बीच में मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा आएगा, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आता है इसकी इक्वेशन की, और इक्वेशन कौन कौन, यानी कौन कौन से समीकरण ऐसे हैं जो हाइजेनबर्ग के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। यहां पर एच तो जान दो ना, एच क्या है, यहां पर एच है प्लांक इस तरह 4 तो 4 होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, कितनी होती है 3.14, या तुम कह सकते हो 22/7, जो तुम यूज लेते हो, काफी यूज लिया होगा तुम मैथमेटिक्स में कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, या कह सकते हो आप 22/7। ठीक है, वो कोई विषय नहीं है। और एच क्या है, यहाँ पर एच अपने पास है, यहाँ पर प्लांक स्थिरांक क्या है अपने पास, प्लांक स्थिरांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर बात है, बात में तो काफी अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स डेल्टा पी के बीच में ग्राफ कैसा होगा, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी।
अधिकतम वैल्यू कितनी होगी, ये मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। इसके अलावा और भी काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, काफी सारे क्वेश्चन कि ये तो अपने पास इधर वाला है इसे क्या बोलते हैं बताऊंगा ना। ये तो बात एनसीईआरटी की थी तो मैंने बताई अब तक आपको। अब इंपॉर्टेंट बातें तो ये कही जाएगी आपके साथ। इसके अलावा एक बात और बताई जाएगी आपको कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में रहना क्यों नहीं पसंद करता। यानी इलेक्ट्रॉन, जैसे आपसे कहे सिद्ध करो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहना पसंद नहीं करता। यानी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहता। न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहता, ये बात कौन बताएगा, आपको बताएगा हाइजेनबर्ग आपको समझाएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहना पसंद क्यों नहीं करता है, क्यों न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, क्यों न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। ये बात भी आपको कौन समझाएगा, हाइजेनबर्ग। तो सोचो हाइजेनबर्ग ने कितनी इंपॉर्टेंट बातें कही जो आज भी चल रही हैं। हाइजेनबर्ग की बातें आज भी चल रही है, फिर भी ये सिद्धांत फेल हो गया क्योंकि ये जो इसने इक्वेशन दी, इस इक्वेशन को नहीं बता पाता कि ये समीकरण आता कहां से, ये सिद्धांत भी फेल हो गया था फिर। लेकिन कुछ पॉइंट इसके ऐसे थे जो ढंग के थे, अच्छे थे, जो तुम किताबों के अंदर पढ़ते हो। समझे बात। इस प्रकार काफी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर बनने वाले हैं और वो बताऊंगा मैं इससे आपको आगे वाले लेक्चर में। फिलहाल के लिए आज इतना ही। अगले लेक्चर में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, कौन कौन से ग्राफ यहां से बन सकते हैं। तो सारी बातें की जाएंगी और भी ये बताया जाएगा आपको कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहना पसंद क्यों नहीं करता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको देखिए, समझ नहीं आता तो जरूर पूछिए। क्लियर, धन्यवाद।